हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक पे, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेज। इसके बारे में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो कितने अमाउंट की प्रॉपर्टी पे आपको कितना टैक्स पे करना होता है नॉर्मली। और अभी कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो इस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया है, टीडीएस कम किया है, तो उस सिचुएशन में जो बायर है उसको क्या प्रॉफिट हुआ है या उसे लॉस हुआ है या सेलर को क्या प्रॉफिट हुआ है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीडीएस क्या एक्चुअल में होता है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि टीडीएस क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बेसिक डिटेल ज़रूर देना चाहूँगा यहाँ पे कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बेसिकली टैक्स डिडक्शन जो कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब सैलरी देता है तो उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर देता है, जिसको टीडीएस कहा जाता है। बाद में जो एम्प्लॉय होता है वो अकॉर्डिंग टू हिज सेविंग, अपनी सेविंग के अकॉर्डिंग या अपनी पीपीएफ अकाउंट या फिर अपनी एलआईसी या फिर और भी कोई सेविंग अगर उसने की है या उसका एचआरए से कुछ सेविंग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन उस बेसिस पे वो क्लेम कर सकता है। लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है वो लगभग लगभग 10% अमाउंट, या फिर अगर एम्प्लॉयर ने अपना कोई सेविंग सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर को दिया है तो उस अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्ट किया जाता है। इसे हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी, जो कि मिस्टर जॉन को 80,000 पर मंथ सैलरी देती है। तो 80,000 के हिसाब से अगर हम देखें तो मिस्टर जॉन की जो एनुअल इनकम होगी वो अगर हम 80,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 9,60,000, जो कि उसकी एक साल की इनकम होगी। तो अकॉर्डिंग टू स्लैब एबीसी कंपनी टैक्स डिडक्ट करेगी, लेकिन हम यहाँ पे कोई सेविंग नहीं मान के चल रहे हैं मिस्टर जॉन की, तो हम मान लेते हैं कि 10% टीडीएस उसकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा, जो कि 96,000 रुपये बनता है। तो मिस्टर जॉन को क्या मिलेगा, उनकी ग्रॉस इनकम होगी 9,60,000, लेकिन एक्चुअल में जो उनको सैलरी रिसीव्ड होगी उनके अकाउंट में वो 9,60,000 में से 96,000 डिडक्ट हो जाएंगे। तो उनको जो सैलरी रिसीव होगी वो होगी 8,64,000, और जो टीडीएस अमाउंट होगा वो होगा 96,000। तो इस पिक्टोरियल फॉर्म में हम देख सकते हैं कि एबीसी कंपनी ने क्या किया, जो उनकी पूरी सैलरी थी उसमें से 96,000 उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर दिए और 8,64,000 मिस्टर जॉन को उनकी सैलरी के लिए दे दिए। बाद में मिस्टर जॉन, मैंने जैसा कि अभी पहले भी बताया कि बाद में मिस्टर जॉन इस अमाउंट को आईटीआर फॉर्म फिल करके इस अगर उनका टैक्स कम बनता है तो इस 96,000 में से कुछ पैसा अगर उनका बनता है रिफ़ंड तो रिफ़ंड ले सकते हैं, और अगर रिफ़ंड नहीं बनता है तो ये उनकी सैलरी पे पूरा टैक्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई कंपनी या फिर कोई भी एक इंसान अगर कोई फ्लैट लेता है, प्रॉपर्टी लेता है, कोई लैंड परचेज करता है, तो उसे कितना टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। हम आगे चलते हैं। देखिए, तो टीडीएस एप्लीकेबल होता है किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को जिसे मूव नहीं किया जा सकता, उसकी वैल्यू मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा होती है, उस केस में देना होता है। और इसके लिए जो सेक्शन है 194(1)(a) इनकम टैक्स 1961, इसके अकॉर्डिंग, जो कि 2013 1 जून से एप्लीकेबल हुआ था, जो बायर है उसको 1%, जो भी उसकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट होगी उसका 1% टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देना है। और उसे पे करने के लिए काफ़ी सारे ऑथराइज बैंक्स हैं जो पे करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हम पिक्टोरियल फॉर्म में आपको समझाते हैं कि टीडीएस ऑफ प्रॉपर्टी परचेज एक्चुअल में है क्या। प्रॉपर्टी की कॉस्ट अगर 50 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। क्लियर। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी की बेसिक कॉस्ट मतलब जो उसका बेसिक अमाउंट है वो 50 लाख से ज़्यादा है या 50 लाख भी है, इक्वल है, तो भी आपको 1% टीडीएस डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब देख लीजिए, अगर प्रॉपर्टी की कॉस्ट 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो बायर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो ये है कि वो 1% टीडीएस हर इंस्टॉलमेंट में, जो भी अगर वो लमसम पेमेंट कर रहा है तो लमसम पेमेंट से 1%, और अगर वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है तो इंस्टॉलमेंट में उस अमाउंट को डिडक्ट करेगा 1%, और
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पे करेगा। उसके बाद पे करने के बाद 26 क्यूबी फॉर्म जनरेट करना है और जो टीडीएस उसने डिडक्ट किया है बायर ने वो अमाउंट डिपॉजिट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जाके। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और जो उसकी ड्यू डेट होती है, मतलब आपने टीडीएस को डिडक्ट कर लिया, सेलर को जो अमाउंट देना था उसमें आपने 1% टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो ये जो अमाउंट आपने डिडक्ट किया है इसे पे करने की जो ड्यू डेट होती है वो हमेशा जिस डेट में आप पे कर रहे हो उस मंथ से नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट होती है। हम एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। देखिए, अगर कोई बायर है जो 10 जून या फिर जून में किसी भी डेट को 1 जून से लेके 30 जून के बीच किसी भी डेट को अगर वो टैक्स डिडक्ट करता है तो या पेमेंट करता है सेलर को, तो ये टीडीएस अमाउंट उसे अगले महीने की लास्ट डेट जो कि होगी 31 जुलाई 2020 इस डेट से पहले पहले या इस डेट तक इनकम टैक्स साइट पे जाके डिपॉजिट कर देना है। ये डिपॉजिट कैसे किया जाता है ये भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपको फॉर्म 26 क्यूबी कैसे जनरेट करना है और टैक्स कैसे पे करना है। अब सेकंड एग्जांपल लीजिए, अगर आपने 25 अप्रैल या फिर अप्रैल में किसी मंथ में डिडक्ट किया है टैक्स, तो आपको ये 31 मई 2020 तक सबमिट करना है। अगर आपने मार्च में किसी भी डेट पे किया है, 30 मार्च को मान लीजिए, तो आपको ये जो ये टीडीएस अमाउंट है वो ऑनलाइन साइट पे जाके 30 अप्रैल 2020 तक ये पे कर देना है। होपफुली आपको अब समझ में आ गया होगा कि लास्ट डेट और ड्यू डेट कैसे डिसाइड की जाती है। अब इस पिक्टोरियल फॉर्म से समझिए। मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और बायर ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की है, तो वो क्या करेगा, 99 लाख तो सीधा सेलर को देगा और 1% अमाउंट जो कि हुआ 1 लाख वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जाके वहाँ डिपॉजिट कर देगा, जिसको हम बोलते हैं टीडीएस डिपॉजिट करना। तो चलिए आइए इसे थोड़ा कैलकुलेशंस की फॉर्म में समझ लेते हैं। अगर अमाउंट इंस्टॉलमेंट में 1 करोड़, हम मान के चल रहे हैं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसे किसी बायर ने परचेज़ किया है, तो अगर वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है तो उसका टीडीएस किस तरह से डिपॉजिट किया जाएगा। देखिए, मान लीजिए 5 इंस्टॉलमेंट में इसकी पेमेंट की जा रही है। पहली इंस्टॉलमेंट 35 लाख, जो बायर और सेलर के बीच एग्रीमेंट हुआ है उसमें यह है कि पहली पेमेंट 35 लाख देनी है, आखिरी पेमेंट 35 लाख देनी है और बीच में 3 पेमेंट्स 10-10 लाख की देनी है ताकि टोटल अमाउंट 1 करोड़ हो जाए। तो मान लीजिए पहली पेमेंट है जो कि 35 लाख की है। इस 35 लाख की पेमेंट पे सेलर को जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 34,65,000 और जो बाकी 35,000 अमाउंट है जो कि टीडीएस होगा वो 1% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, जो कि बायर को डिडक्ट करना है इस 35 लाख में से 35,000 और इसे डिपॉजिट कर देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सेकेंड इंस्टॉलमेंट मान लीजिए 10 लाख की गई है, तो 9,90,000 सेलर के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे और जो 10,000 है जो कि 1% ऑफ 10 लाख हुआ, इसको डिपॉजिट किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसी तरह से अगली पेमेंट पे भी और 35 लाख की फिर से जो थर्ड लास्ट पेमेंट होगी इस पे भी 35,000 टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इस 5 इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट पे किया गया है वो हुआ 1 करोड़। तो 1 करोड़ के अमाउंट पे जो टीडीएस बनेगा वो आप इसका सम करेंगे तो आएगा 1 लाख। तो बायर ने कितना टीडीएस काटा और डिपॉजिट किया, 1 लाख, और बायर ने सेलर को कितना दिया आप इसका सम करेंगे तो ये आएगा 99 लैक्स। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद हम दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में किस तरह से बायर को पे करना है होता है मैं आपको समझाता हूँ। मैंने प्रॉपर्टी की कॉस्ट 1 करोड़ ही रखी है और इंस्टॉलमेंट भी 5 ही रखी है। मैं मान के चल रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल है, डेमो के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको। इसमें भी पहली इंस्टॉलमेंट 35 लाख की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गवर्नमेंट रूल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या अपार्टमेंट पे आपको 5% जीएसटी देना होता है। टीडीएस 1% तो अप्लीकेबल है ही। तो आप देखिए 35 लाख का अमाउंट अगर देना है बायर को टू सेलर, तो जो जीएसटी बनेगी वो होगी 1,75,000 और जो टीडीएस होगा 35 लाख पे वो सीधा सीधा 1% 35,000 हो जाएगा। तो जो टोटल अमाउंट पे करना होगा बायर को वो होगा 35 लैक्स प्लस 1,75,000 प्लस टीडीएस। टोटल जो अमाउंट होगा वो होगा 36,75,000।
मतलब जो टोटल अमाउंट बायर को पे करना है वो इसका सम है, जीएसटी प्लस बेसिक अमाउंट 35 लाख प्लस जीएसटी, ये अमाउंट पे करना है। इसी में से ये टीडीएस है 35,000 जो गवर्नमेंट को देना है, ये 35,000 माइनस करके इस दोनों अमाउंट में से सेलर को ये अमाउंट चला जाएगा। लेकिन जो टोटल अमाउंट बायर सेलर को देगा वो होगा 36,75,000। इसी तरह से 10 लाख की पेमेंट में जीएसटी होगी 5,000 क्योंकि ये 5% है, टीडीएस होगा 10,000 क्योंकि ये 1% है ऑफ टोटल अमाउंट 10 लाख। तो जो बायर पे करेगा वो होगा 10,50,000। देखिए 10 लाख ये और 50,000 जीएसटी दोनों मिला के हो गया 10,50,000। 10,000 जिसमें से टीडीएस जाएगा और सेलर को जाएगा 10,40,000। इसी तरह से 3 इंस्टॉलमेंट गई और फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट सेम है, तो इस केस में भी जो टोटल अमाउंट है वो 36,75,000 होगा। तो अगर हम इस टोटल पेड अमाउंट का सम लेके चलें, अगर हम इसका सम करते हैं तो आता है 1,05,00,000। मतलब बायर ने सेलर को जिसकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट 1 करोड़ थी, टोटल 1,05,00,000 पे करने हैं बायर को, जिसमें से टीडीएस अमाउंट हुआ 1 लाख क्योंकि वो बेसिक कॉस्ट का 1% है, और 4 लाख जो जीएसटी है। दोनों सम मिला के आपको 5% पे करना होता, तो 1 लाख टीडीएस होगा और जीएसटी हुई 4 लाख। आगे चलते हैं। आगे अब क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि 14 मई से लेके 31 मार्च 2021, 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में जो टीडीएस का रेट होगा वो 1% की जगह 0.75% हो जाएगा। मीन्स कि 0.25% डिक्रीज़ कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इससे बायर को क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बायर को क्या फ़ायदा होगा। 0.725%, क्या ये प्रॉफिट बायर को ही मिलेगा? पहले वो 1% टीडीएस दे रहा था और अब 0.75% देगा, या सेलर को फ़ायदा होगा? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे करने वाले हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि ये जो रूल चेंज हुआ है इसका एग्रीकल्चर लैंड से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए है। अब बात करते हैं, एक केस डिस्कस करते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर पेमेंट 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में की जाती है, जिसमें ये वो पीरियड है जिसमें गवर्नमेंट ने टीडीएस के रेट को कम किया हुआ है। तो मान के चलते हैं वही सारी कैलकुलेशंस हैं। 1,05,00,000 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। जीएसटी हमने अभी पिछले स्लाइड्स में आपको दिखाया। जो टीडीएस अमाउंट है देखिए ये 1% के हिसाब से 35,000 था, लेकिन अब यहाँ पे 0.75% की कैलकुलेशन के हिसाब से 26,250 रुपये बनता है। तो जो आप एक बात ध्यान रखिए, जो बायर को अमाउंट पे करना है वो 35 लाख प्लस दिस अमाउंट है, मतलब 36,75,000। लेकिन जो सेलर को अमाउंट जा रहा है वो पहले 36,40,000 जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि टीडीएस अमाउंट या फिर टीडीएस रेट चेंज हो गया है, तो जो यहाँ पे अमाउंट कम हुआ है 35,000 में से ये 26,000 या लगभग सीधा सीधा 9,000 रुपये माइनस कर सकते हैं हम। 9,000 रुपये जो कम हुए हैं वो सीधे सीधे लगभग 9,000 रुपये, और एग्जैक्ट कहें तो 8,750 रुपये सेलर को अब एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो ये रूल चेंज किया है, इस रूल चेंज करने से क्या फ़ायदा हुआ है? बायर को तो देखिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ है क्योंकि बायर को पूरा अमाउंट पे करना है। बायर के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है, केवल सेलर के लिए फ़ायदा है। इसमें फ़ायदा ये है कि उसके पास कुछ पीरियड के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा ताकि उसके पास पैसे हों, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रही है तो उसका प्रोजेक्ट रुक सकता है या डिले हो सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है ताकि उसके पास कैश फ्लो थोड़ा अच्छा हो सके। इसी तरह से अगर वो 10 लाख की पेमेंट करेगा तो उस पर पहले 50,000 जीएसटी हुई 5% के अकॉर्डिंग, दोनों का सम हुआ 10,50,000। तो टोटल अमाउंट जो पे करना है वो 10,50,000 ही करना है बायर को। लेकिन जो पहले टीडीएस 1% के अकॉर्डिंग 10,000 था वो अब 7,500 हो गया है। तो सेलर को यहाँ पे पहले 10,40,000 मिलते थे, जो कि अब उसे 10,42,500 रुपये मिलेंगे। तो इसी तरह से बाकी भी इंस्टॉलमेंट होगी। तो देखिए टोटल पेमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है। जब टोटल पेड टू सेलर कितना अमाउंट हुआ, 1,04,25,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, ये इंक्लूडिंग अमाउंट है। टीडीएस हुआ 75,000। तो अगर हम दोनों का सम करेंगे तो टोटल पेमेंट ऑफ
जो बायर ने सेलर को दिया वो कितना आया, 1,05,00,000। तो आप देखिए कि बायर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बायर को उतना ही अमाउंट पे करना है। इसमें सेलर को ज़रूर अभी एक प्रेजेंट टाइम में उसे थोड़े ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बाद में वो इसे टैक्स के रूप में गवर्नमेंट में जमा करेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी आपने जनवरी में ली थी या फरवरी में ली थी या पिछले साल ली थी, तो उसकी कुछ पेमेंट आप कर चुके हैं और कुछ पेमेंट आप इस कोरोना पेंडेमिक ड्यूरेशन में कर रहे हैं, जो कि 14 मई से 31 मार्च 2021 तक है। इस केस में भी हमने इसी पेमेंट को, 1 करोड़ वाली पेमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझ में आ सके कि करना क्या है। तो देख लीजिए, अगर 14 मई से पहले आप ये 3 पेमेंट करते हैं और 14 मई के बाद आपने ये 2 पेमेंट किए हैं, तो क्या डिफरेंस आएगा। देखिए, मान लीजिए 14 मई से आपने पहले किया है, तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल वही है जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कशन किया है। बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि हम ये कर चुके हैं, तो मैं ये फ़िलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब आगे 2 इंस्टॉलमेंट जो कि 14 या 14 मई के बाद की गई हैं, इसमें देखिए TDS क्या हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने चेंज किया तो ये 0.75% हो गया। तो ये 10 लाख की पेमेंट की गई है 14 या 14 मई के बाद। तो इस दिन 50,000 GST हुआ 10 लाख पे, तो TDS अमाउंट हुआ 7,500 हुआ, और सेलर को गया 10,42,000। ये केस भी हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग साइड में। टोटल अमाउंट हुआ 10,50,000। तो देखिए, 14 मई से पहले अगर कोई पेमेंट की है तो 10,40,000 सेलर को गया है, और 14 मई के बाद पेमेंट हुई है तो 10,42,000। लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो अभी भी बायर की तरफ से 1,05,00,000 ही है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि बायर को इससे कोई खास बेनिफिट नहीं है। बायर को उतने ही रुपए देने हैं जितने उसे 1% TDS के स्लैब में देने थे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप देखिए, अगर आपने 1% TDS 14 मई से पहले डिडक्ट कर लिया है और गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, तो उस केस में आपको क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी है कि उनको डाउट्स हैं कि हम इस केस में क्या करें अगर हमने पहले डिडक्ट 1% से कर लिया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की साइट है उस पर जो TDS पे किया जा रहा है वो 1% के हिसाब से अब नहीं पे हो रहा है। उसमें ऑटोमेटिक रेट है 0.75% का। मान लीजिए अगर आप 10 लाख की पेमेंट कर रहे हैं तो वो 7,500 से ज़्यादा अगर आप TDS पे करने की कोशिश करेंगे तो वो आगे ही नहीं जाएगा पेज, वहीं पे उसको वो रॉन्ग इनपुट बताएगा और आपको उसे एडिट करना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि आप 0.75% से ज़्यादा TDS गवर्नमेंट की साइट पे जाके नहीं पे कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिडक्ट तो 1% किया है, लेकिन आपको पेस 0.75% करना है। तो कुछ बायर को ऐसा लगता है कि ये पेमेंट तो, ये जो पैसा 0.25% बच गया है ये उनके हिस्से में आ गया है या उनका कोई फ़ायदा हो गया है। तो मैं उन्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये उनका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। ये अमाउंट 0.75% अगर आप TDS पे कर रहे हो, तो जो बचा हुआ 0.25% है ये आपको बिल्डर को जल्दी से जल्दी पे करना होगा। या तो बिल्डर इसके लिए डिमांड लेटर आपको भेजेगा, या आप अपनी तरफ से भी उसे बिल्डर के अकाउंट में जमा कर सकते हैं और उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे काफ़ी लोगों को डाउट है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। चलिए देखते हैं कि अगर आप TDS पे नहीं करते हैं गवर्नमेंट को, तो आप डिफ़ॉल्ट के केस में मतलब आपको क्या लॉस हो सकता है। तो सबसे पहला तो यह है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जब आप रजिस्टर करने जाएंगे, प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बाद उसे रजिस्टर करना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वो रजिस्टर नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने उसका टैक्स पे नहीं किया है TDS। अगर आप TDS को डिडक्ट ही नहीं करते हैं तो आप पे जो चार्जेज लगेंगे वो 1% पर मंथ के हिसाब से लगेंगे। और अगर आपने टैक्स डिडक्ट कर लिया है लेकिन TDS डिपॉजिट नहीं किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तब जो चार्जेज लगेंगे वो होंगे 1.5% पर मंथ, और आप पे 1 लाख तक की पेनल्टी और लगाई जा सकती है। अब ये जो फॉर्म 26Q जिसके बारे में हमने बात की, उसे कैसे फिल करना होता है और उसके लिए आपको प्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए जिसके बाद आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आपके पास पैन नंबर होना चाहिए सेलर का और उसका कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन है आपका पैन नंबर और आपका जो बायर है उसका कंप्लीट एड्रेस। ये मतलब जो सेलर है उसका भी पैन नंबर एड्रेस और जो बायर है उसका भी पैन नंबर एड्रेस, ये दोनों इन्फॉर्मेशन सेलर और बायर की दोनों चाहिए होंगी। तो आपको ये नोट करके रखना है। फॉर्म भरने से पहले अपने पास कहीं नोट करके रख लें, फॉर्म भरते टाइम आपको ये इनपुट करना पड़ेगा।
उसके बाद प्रॉपर्टी जो आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है उसका कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड क्या है वो आपको नोट करना पड़ेगा, वो आपको वहाँ पे इनपुट करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी की कॉस्ट कि जो आपने प्रॉपर्टी ली है उसका बेसिक कॉस्ट कितना है। हमने जो एग्जांपल लिया है इस हमारे डिस्कशन में उसमें उसकी कॉस्ट रखी है 1 करोड़। ऐसे ही आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख 60 लाख 70 लाख जो भी अमाउंट होगा वो उसकी कॉस्ट, एग्जैक्ट कॉस्ट जो भी आपने एग्रीमेंट किया है उसमें मेंशन किया गया वो कॉस्ट। और पेमेंट डिटेल वो है जो आप लमसम पेमेंट कर रहे हैं, वो किस दिन पेमेंट आप कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा आगे। तो आप ये कहाँ जाके कर सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है कि आप कहाँ जाके इसे पेमेंट कर सकते हैं। इस पेज पे भी आपको ये नीचे नज़र आ रहा है, ये देखिए वेबसाइट https://www.tin.nsdl.com। इस वेबसाइट पे जाके आप इसको पे कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर्म 26 QB हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, आपको फॉर्म 26 QB जनरेट करना है। उसके बाद आपको ट्रेस में लॉगिन करना है। ट्रेस भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही वेबसाइट है। वहाँ पे लॉगिन करके आप फॉर्म 16B डाउनलोड करेंगे जिसे आप सेलर को प्रोवाइड करेंगे एज ए प्रूफ कि आपने जो टैक्स डिडक्ट किया था वो आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर दिया है। और ये कैसे होगा, तो इस प्रोसेस को जानने के लिए हम आगे अब हम देखते हैं कि हम फॉर्म 26 QB कैसे जनरेट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले टिन NSDL की साइट पे जाएंगे, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 QB। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी पेज ओपन होगा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। आप नीचे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ देखिए TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 QB। तो यही लिंक है जो आपको चाहिए, आप इस पर क्लिक करिए, प्रोसीड। अब एक पेज ओपन होगा जो कि 30 मिनट के लिए वैलिड है। तो आपको 30 मिनट में ये फुल पेमेंट और ये चारों पेज भर के आपको पेमेंट कर देना है। तो देखिए सबसे पहले टैक्स एप्लीकेबल, अगर आप कोई कंपनी है तो 0020 पे, और अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं तो आप 0021 पे क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर आप खुद नहीं चेंज कर सकते, ये ऑटोमेटिक होगा। आप इंडियन है तो रेजिडेंट सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर डालेंगे यहाँ पे। मैं आपको एक रैंडम परमानेंट अकाउंट नंबर डाल के आगे प्रोसीड करता हूँ। ये परमानेंट अकाउंट नंबर ठीक नहीं है, आपको अपना सही वाला परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है। ये मैं केवल आपको डेमो दिखाने के लिए कोई भी परमानेंट अकाउंट नंबर डाल के शो कर रहा हूँ। बाद में हो सकता है कि ये गलत बोल के आगे पेमेंट ना करे, तो ये केवल डेमो के लिए है, ये बात ध्यान में रखें आप। इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र यानी कि सेलर का पैन नंबर डालना है, 2 बार एंटर करना है। आप 2 बार एंटर करने के बाद पहले एंटर कर लेते हैं। अब 2 बार एंटर करने के बाद आप इसे प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफ़र डालना है। अब यहाँ आपको बायर की डिटेल्स डालनी है, आपका एड्रेस। तो जो भी प्रॉपर्टी बाय कर रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे फिल करना है आपको। नेम ऑफ प्रेमिसेस, फ्लैट नंबर A1। फिर से मैं डेमो के लिए आपको कोई भी एक एड्रेस डाल के शो कर रहा हूँ, आपको अपना खुद का एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है आप सेलेक्ट करते जाइए, पिन कोड डालिए। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है। मैं यहाँ डेमो के लिए ईमेल आईडी भी डाल के आपको शो कर रहा हूँ। ईमेल आईडी के बाद आपको मोबाइल नंबर भी डालना है आपका। मैं यहाँ पे 000 पुट कर देता हूँ। इसके बाद आपको, अगर आप सिंगल बायर हैं तो नो करिए इसे, और अगर आप मोर देन 1 बायर हैं तो उसे यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए आपको प्रॉपर्टी का जो सेलर है, जो आपको सेल कर रहा है, चाहे वो बिल्डर हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, उसकी डिटेल्स डालनी है। अगर वो बिल्डर है तो उसका ऑफिस एड्रेस, और अगर वो सेलर है तो उसका जो भी घर का एड्रेस है आप यहाँ पे डाल दीजिए। डेमो एड्रेस में डाल के आपको दिखा देता हूँ। मैं ऐसे ही रैंडम कोई भी एड्रेस फिल कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सारी डिटेल फिल कर लेने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है। एक बार ये डिटेल फिल कर देता हूँ डेमो के लिए मैं। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको सेलर की डालनी है,
और अगर सेलर भी एक से ज़्यादा हैं तो उसे यस करिए, और अगर सेलर एक से ज़्यादा नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मैसेज आ रहा है कि मोबाइल नंबर ठीक नहीं, क्योंकि मैंने गलत मोबाइल नंबर डाला है। तो मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। दोनों ही मोबाइल नंबर हटा देता हूँ क्योंकि मैंडेटरी नहीं है आपको, लेकिन अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब प्रॉपर्टी डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी ट्रांसफ़र हो रही है, जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं, उसका डिटेल डालना है। आप अपार्टमेंट ले रहे हैं या लैंड ले रहे हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप प्रॉपर्टी की पूरा एड्रेस डालिए। मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको कि मैं डेमो के लिए एड्रेस डाल के आपको दिखा रहा हूँ। जीपी ग्रुप, ये मैंने बिल्डिंग का नाम रखा है। फ्लैट A2, मेन रोड, डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, स्टेट दिल्ली, ये मैं डेमो के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। पिन कोड मैंने रैंडम डाल दिया है। अब डेट ऑफ एग्रीमेंट, किस दिन आपने बायर सेलर के साथ एग्रीमेंट किया है, ये उसकी डेट डालनी है। आप कोई भी डेट डाल दीजिए जिस दिन आपने ये किया। उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब आपको टोटल वैल्यू, प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या है। हमने क्योंकि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेके मैटर डिस्कस किया है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की कॉस्ट डाल देते हैं 1 करोड़। पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट, या लमसम में दे रहे हैं। आप लमसम में दे रहे हैं तो लमसम सेलेक्ट करिए। आप किस दिन पेमेंट करेंगे तो वो दिन सेलेक्ट करिए, आपने किस दिन पेमेंट की है। मैंने एक डेट सेलेक्ट कर ली है ऐसे ही रैंडम, 14 जुलाई 2020। और टैक्स डिडक्ट, जिस दिन आप ये फॉर्म फिल करेंगे उस दिन की डेट आपको सेलेक्ट करनी है। तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है कि आपने कितना अमाउंट इस लमसम अमाउंट में पे किया है। तो मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं। 1 करोड़ तो टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे एक लमसम अमाउंट उनको पे कर रहा हूँ, बिल्डर को या फिर सेलर को, जो कि 10 लाख है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, 10 लाख अमाउंट फिल करता हूँ। आपको यहाँ पे वो अमाउंट फिल करना है जो भी अमाउंट आप पे करेंगे एक्चुअल में बिल्डर को या सेलर को। ये अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी टैक्स की डिटेल देनी है। मैंने अमाउंट डाल दिया। उसके बाद देखिए रेट क्या है TDS का, 0.75%, जो कि प्रेजेंट रेट है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। अमाउंट मैंने बिल्डर को या फिर सेलर को दिया है 10 लाख। बेसिक टैक्स कितना हुआ, 7500, 7500 रुपये, क्योंकि पेमेंट डिले नहीं है इसलिए इंटरेस्ट और फी 0। तो देखिए अगर मैं बेसिक टैक्स को 7500 की जगह कोई और अमाउंट कर दूँ, नॉर्मली ये 1% होता है, तो अगर मैं इसे 1% कर देता हूँ, देखिए अगर मैं इसे 10,000 लिख दूँ जो कि 1% है, और इस पेमेंट को करने की कोशिश करो, तो यहाँ लिखा आएगा TDS अमाउंट एंटर्ड इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ऑटोमेटिक सेव्ड है कि 0.75% अमाउंट ही आप पे कर पाएंगे। तो आपको 7500 मैंने पे किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब इस पेज पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप तो ई टैक्स पेमेंट इमीडिएटली कर सकते हैं या फिर बाद में चालान के थ्रू बैंक ब्रांच में जाके कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है कि आप नेट बैंकिंग से करिए या डेबिट कार्ड से करिए। बहुत सारे बैंक हैं जो अवेलेबल हैं जिनकी नेट बैंकिंग से आप इसका अमाउंट पे कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका बैंक का पेज खुलेगा, वहाँ आपको लॉगिन करना है, आपकी कार्ड डिटेल डालनी है। कार्ड डिटेल डालने के बाद आप इसकी पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट जनरेट होगी, रिसिप्ट जो आपको मिल जाएगी। अब क्योंकि मैंने डिटेल्स गलत डाली थी इसलिए इनवैलिड पैन ऑफ ट्रांसफ़र, इनवैलिड पैन ऑफ ट्रांसफरर और कैटेगरी ऑफ ट्रांसफ़र कैन नॉट बी एम्प्टी, तो इस तरह की डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन जब आप सही डिटेल फिल करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको फॉर्म 26 QB जनरेट हो जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। वहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा, रेफरेंस नंबर, जो आपको संभाल के रखना है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें फॉर्म 16B कैसे डाउनलोड करना है। गूगल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे आप ट्रेस, TRACES, और फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ट्रेस लॉगिन TDS नज़र आ रहा है आपको। अभी पेज ओपन हुआ है, इसमें आपको टैक्स पेयर चूज़ करना है क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं। यूज़र ID में आप अपना
पैन नंबर डालेंगे और आपका पासवर्ड। अगर आपने पहले कभी यहाँ लॉगिन नहीं किया है तो आपको एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपल अपनी डिटेल्स डालनी है और रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो मैंने अपनी डिटेल्स डाल के इसे लॉगिन कर दिया है। देखिए ये पेज आगे मूव करेगा। मूव करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर प्रोसीड करने के बाद आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं फॉर्म 16B का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। आपको इस पर क्लिक करना है। आपने इस पर क्लिक किया तो एक पेज ओपन होगा। देखिए अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखिए फॉर्म टाइप में आप फॉर्म 26 QB फिल करेंगे। असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर में आप फिल करें 20। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर जो फॉर्म 26 QB अप्लाई करते टाइम जनरेट हुआ था, और पैन ऑफ सेलर जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका पैन नंबर, और प्रोसीड कर देंगे। इसे आप प्रोसीड करने के बाद आगे जो पेज आएगा उस पर केवल आपको कंफर्म करना है और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ये ले लेगा। फिर 3 से 4 दिन बाद आपको फॉर्म 16B डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा रिक्वेस्टेड डाउनलोड। अगर आपने रिक्वेस्ट डाल दी है तो 3-4 दिन बाद आप जाके रिक्वेस्ट डाउनलोड में देख सकते हैं। क्लिक करते हैं इस पर। देखिए पेज ओपन हो गया। आप यहाँ पे व्यू ऑल कर देंगे। व्यू ऑल पे क्लिक कर तो व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो अप्लाई किया था उसका स्टेटस अवेलेबल लिखा हुआ है। तो अवेलेबल का मतलब है कि अब आप अपने PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको HTTP पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। देखिए नीचे डाउनलोड हो गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस फाइल को ओपन करना है। इस फाइल को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत होगी जो कि आपका होगा डेट ऑफ बर्थ। इसे ओपन करने के लिए आप इसमें यहाँ पे राइट क्लिक करके शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पे ये फाइल होगी। क्योंकि ये फाइल डिलीट हो गई है इसलिए आप इसे डाउनलोड सेक्शन में भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए फाइल डाउनलोड हो गई है। ये WinRAR फाइल है। आपको इसे ओपन करने के लिए WinRAR चाहिए होगा। अब इसे ओपन करते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल करते हैं। एक्सट्रैक्ट फाइल करने पे जब आप इसे ओके करेंगे तो ये आपको एक पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। पासवर्ड होगा आपका डेट ऑफ बर्थ इन DD MM YY की फॉर्मेट में। जो भी बायर है उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको अपना डेट ऑफ बर्थ DD MM YY की फॉर्मेट में डालना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो फाइल होगी वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और आप इस फोल्डर को ओपन करके देख सकते हैं कि जो PDF है वो एक्सट्रैक्ट हो गई है और आप इसे ओपन करके अपनी डिटेल्स जो भी फॉर्म 16B में है वो चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।